सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का टॉपिक है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ हम दोनों, मैंने डेथ लिखना भूल गई थी तो इसलिए मैंने कॉर्नर में लिख दिया है। तो रिटायरमेंट डेथ को हम दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ने वाले हैं क्योंकि इनमें सारी कैलकुलेशन सेम है, सारी ट्रीटमेंट सेम है। बस एक चीज़ का डिफरेंस आ जाएगा जो कि है कि जो रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है जिसकी, उन दोनों का जो फाइनल अकाउंट जो उनका बन रहा है, जो फाइनल उनका बैलेंस बच रहा है जो उनको देना है, वो किसके अकाउंट में जाएगा, वहां पे बस थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज होगा। अदरवाइज द बोथ टॉपिक्स आर टोटली सेम। ठीक है, तो हमें इसको साथ में लेके चलना है। ये कोई अलग अलग नहीं है कि हम इनको अलग अलग लेके चलें, हम इनको कंबाइन करके पढ़ेंगे, क्रक्स पढ़ेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन देखेंगे वीडियो में और फिर आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। तो इसके बाहर आई गेस कि जो जो टॉपिक्स होते हैं, जितने भी होते हैं, वो सब आपके इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और स्किप आउट मत करना, क्योंकि अगर बीच में कोई भी टॉपिक ऐसा हुआ जो समझ में नहीं आया या आप खाली स्क्रीनशॉट लेके बोल रहे हो कि मैं समझ जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको जो बोला जा रहा है, कई बार हम बोलते बोलते कुछ टॉपिक्स थोड़ा सा और डिटेल में समझा देते हैं, तो आपको वो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 20 मिनट की या 10 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो देखकर अगर आप रिटायरमेंट और डेथ को फोड़ आओगे तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप इतने दिनों से मेहनत नहीं करी है, आपने पूरे साल मेहनत नहीं करी है, तो कम से कम वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप एटलीस्ट अपना 30 मिनट्स 40 मिनट्स पर्टिकुलरली एक चैप्टर को दोगे इस टाइम पे। और इस टाइम पे अगर आप दोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आप एक बार को समझ के एटलीस्ट जो बिल्कुल ही लाइक नल एंड वर्ड है कि उनको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है सिलेबस में, ठीक है, कि हमारा क्या था अकाउंट्स में, तो उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। और जिनका ऑलरेडी सिलेबस हो चुका है, दे वांट जस्ट अ ब्रश अप, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज दे विल गेट टू नो अबाउट दी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले रिटायरमेंट एंड डेथ दोनों में ही जो चीज़ आती है वो आती है कि हमें चेंज इन PSR मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें निकालना आना चाहिए। अब जिन लोगों ने एडमिशन की वीडियो मेरी नहीं देखी है तो पहले आप एडमिशन की देख लेना, तो थोड़ी चीज़ आपको वहाँ से क्लियर होंगी। बट मैं फिर भी बता देती हूँ कि जैसे हमारा चेंज इन PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो समझना एक पार्टनर, हम यहाँ पे मान लो A B C 3 पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया है या एक पार्टनर की डेथ हो गई है। ठीक है, तो जब उसकी डेथ हो रही है तो उसका जो शेयर बन रहा था वो या तो इन दोनों में से किसी को एक को मिलेगा या इन दोनों में से किसी दोनों को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि या तो जो उसका हिस्सा बन रहा है पैसों का वो दोनों ही देंगे अपनी तरफ से कुछ रेशो में, या फिर हमारे एक ही पार्टनर उसकी सारी चीजों को हैंडल कर लेगा या उसका शेयर लेके उसको सारी चीजें उसकी लौटा देगा। लाइक उसका जो कैपिटल का पैसा बन रहा होगा, उसका कुछ, उसने भी बिजनेस में काम किया था भाई, जो रिटायर हुआ है या डेथ हुई है जिसकी, ठीक है, तो ये सब चीजें वो क्या करेंगे, उसको उसका हिस्सा वापस करेंगे। तो वो काइंड ऑफ एक हो गया कि वो उसके जाने पे कुछ गेन तो कर रहा है लेकिन उसको देना भी पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें निकालनी होती है वो निकालनी होती है गेनिंग शेयर। ठीक है, गेनिंग शेयर क्यों निकालना है? जैसे अगर मैं बात करूँ तो आप एडमिशन में क्या कर रहे थे, आप वहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रहे थे, या आप यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग कर रहे थे क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना है। लेकिन रिटायरमेंट डेथ में क्या है कि वो पार्टनर जा रहा है, उसका हिस्सा आपको मिल रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या निकलेगी, गेनिंग शेयर, जिसका फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अगर अभी भी आपको दिक्कत होती है न्यू शेयर ओल्ड शेयर निकालने में, तो उसके लिए छोटी सी 10 मिनट की या 5 मिनट की वीडियो आप जरूर देख लेना। वो ऑलरेडी या तो दोबारा डाल दूंगी या जो पुराने डली हुई है आप उसको एक बार देख लोगे, तो आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसका, ठीक है, अलग से। क्लियर है? अब है एक चीज का ध्यान रखना है हमें, जो EPF है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, बहुत सारे बच्चे इसको भी फंड समझ लेते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और ये सारे फंड हम लोग क्या करते हैं, उनको बांट देते हैं। तो EPF का ना ही एडमिशन में, ना ही रिटायरमेंट में, ना ही डेथ में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। अब है पॉइंट टू रिमेंबर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब यहाँ पे बोला गया है कि हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट के बारे में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी हर बार एडमिशन में भी, फंडामेंटल के टाइम पे भी, और जो छोटी छोटी वीडियोस डाली थी उसमें भी, शॉर्ट्स में भी, मैंने हर चीज़ इस पे स्पेसिफाई इसलिए किया है ताकि आप इस मिस्टेक को कमिट ना करो। अगर क्वेश्चन में बोला गया है, जैसे हमारा है तो क्या बोलते हैं उसे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस में एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे हमारा हो गया जनरल रिजर्व, ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिजर्व हो गया, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। अगर प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी में है तो प्रॉफिट है, असेट में है तो वो लॉस है। ठीक है, फिर हमारा हो गया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये सब चीज़ों को अगर हमें कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चन में, इट इज साइलेंट,
इट इज साइलेंट ऑन एडजस्टमेंट। तो हम क्या करेंगे, उसको सीधा सीधा सारे पार्टनर्स में बांट देंगे, मतलब सारे मतलब ए बी एंड सी ऑल थ्री, क्योंकि जब तक रिटायर नहीं हुआ है तब तक हमारा सी भी पार्टनर था, उसका हिस्सा था। ठीक है, फिर है व्हेन क्वेश्चन इज नॉट साइलेंट। व्हेन क्वेश्चन इज नॉट साइलेंट का मतलब क्या है कि क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि उसका आप क्या बोलते हैं कि उसका क्रक्स निकालो, ठीक है, उन दोनों को एडजस्ट करो। तो क्या करना है, जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे और जितने भी आपके लॉसेस थे उनको सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड करोगे। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर यहाँ पे मान लो कुछ WCR था, ठीक है, 1 लाख रुपए का, या चलो 1 लाख रुपए का, उस पे आपका 80,000 का जो भी क्लेम बन रहा था, मतलब आप पे रिजर्व जो बना वो 20,000 का बचा। ठीक है, फिर सिमिलरली IFR था, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा था 20,000 का, उसमें से 15,000 की आपकी लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट पे, तो 5,000 ये बचा। फिर आपका PNL दे रखा था असेट साइड पे, तो वो लॉस हो गया, तो 20 और 5 25 में से वो लॉस को हटा देते हैं हम ज़रा। 1500 का लॉस था, या हम 1,000 का लॉस कह देते हैं, 24,000 रुपये ये बच गया। फिर अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट था, उसका भी हमने 4,000 हटा दिया, हम पे अमाउंट बचा 20,000 रुपये। अब इस 20,000 का क्या करना है, जो हमारे 3 पार्टनर हैं A B और C, पहले उस OPSR में आपको बांट देना है। ठीक है, तो जैसे A B और C है, इनकी रेशो होती 2:2:1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2:2:1। अगर हमसे बांटे तो 4,000 8,000 8,000। फिर आता है NPSR, न्यू रेशो में बांटेंगे। मान लो C रिटायर हो रहा है, इसकी डेथ हो रही है, तो ये हो गया 1:1, ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हम इसको बराबर बांटे 10 के 10 के, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 के, नेगेटिव का, और ये वाला क्या हो जाएगा 4 के। क्लियर है, तो ये 2 के अब ध्यान रखना है, एडमिशन में जब हम करते थे तो जो सैक्रिफाइस, जो जिसका नेगेटिव बैलेंस आता था उसको हम डेबिट कर देते, जिसका पॉजिटिव आता था उसको हम क्रेडिट करते थे, यही कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिसका पॉजिटिव आ रहा है, ध्यान रखना है, नहीं भी ध्यान रहे तो कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जो C है वो रिटायरिंग पार्टनर है तो उसको हिस्सा मिलेगा। अगर मान लो इसका भी पॉजिटिव होता तो उसको भी मिलता, और जो यहाँ पे होता वो देता। तो यहाँ पे तो दोनों ही सेक्रीफाइस करा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, A इज करंट अकाउंट डेबिट, B इज करंट अकाउंट डेबिट टू C इज करंट अकाउंट। ये होता है जब हमें एडजस्टमेंट करनी होती है व्हेन द क्वेश्चन इज नॉट साइलेंट। वो बोल रहा है कि नए पार्टनर के रिटायर या डेथ होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना आपको रिजर्व में चेंज लाना है, आपको बस क्या करना है कि उसको कंटिन्यू रखना और उसके बदले जो बंदा जा रहा है उसको उसका कंपनसेशन दे दो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर है अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अब देखो क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला गया है कि जो रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है, यहाँ पे मैंने हर जगह रिटायरिंग लिख दिया है, पर आप ध्यान रखना व्हेन वी आर टॉकिंग तो रिटायरिंग और डेथ दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो अगर वो रिटायर हो रहा है और क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप क्या करोगे, उसको लोन अकाउंट में डाल दोगे, क्योंकि अभी इसका मतलब हमने पेमेंट उस, फॉर एग्जांपल उसका कुछ कैपिटल था, उसको कुछ इस साल प्रॉफिट हुआ, उसका कुछ इंटरेस्ट बन रहा था, उससे कुछ इंटरेस्ट लेना था ड्राइंग पे, ठीक है, उसको सैलरी देनी थी कुछ, जो उसकी 3 महीने की सैलरी बनी होगी, या उसको कमीशन देना था, कुछ भी आपका X and Y फैक्टर है, ठीक है, वो आप लगाओगे, ऐड ऑन करोगे, उसका बैलेंस निकालोगे। तो वो बैलेंस अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि उसका क्या करना है, तो आप क्या करोगे, रिटायरिंग के केस में उसके लोन अकाउंट पे डाल देंगे, और डेथ के केस में उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डाल देंगे। मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, किस में डाल देंगे, एग्जीक्यूटर्स, क्योंकि जब रिटायर हो रहा है इंसान तो वो जिंदा है, उसको लोन के अकाउंट में हमने लोन बना दिया कि हमारी लायबिलिटी है, अभी हमने इसको पे नहीं किया है। ठीक है, सेम चीज़ अगर डेथ के केस में आ जाए तो डेथ के में एग्जीक्यूटर्स में जाएगा। एग्जीक्यूटर क्यों है, क्योंकि वो मर चुका है, उसका जो आगे का नॉमिनी होगा उसको हमें यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे, हम उसका पैसा नहीं खा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर हमें रिटायरिंग को देना है तो लोन में जाएगा। अगर क्वेश्चन इज साइलेंट, कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है, मतलब जैसे हम करते थे ना एडमिशन में कि हम बैलेंस CD निकालते थे, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को बैलेंस करके, तो यहाँ पे भी वही निकलेगा, बस जो आदमी मर रहा होगा या जो आदमी रिटायर हो रहा होगा उसका बैलेंस CD की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, लोन या एग्जीक्यूटर अकाउंट, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन की वो रिटायरमेंट का है या डेथ का है। ठीक है, फिर है हमारे पास
दो तरीके जो हमें पढ़ने हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग। हमें बेसिकली क्या होता है ना कि रिटायरिंग पार्टनर या डेथ वाले पार्टनर की हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि इसकी क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसको क्या क्या हमें देना है, वो भी हम प्रॉपर फॉर्मेट पढ़ेंगे। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि जब जिस तारीख तक वो मरा है या जिस डेट तक वो मरा है, जिस महीने तक वो मरा है, उसका उस तारीख तक तो कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरे साल भर का प्रॉफिट निकालते हैं तो आप मतलब हर महीने कुछ अर्न कर रहे हैं, हर दिन कुछ अर्न कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ता है, उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है उसके हिसाब से। कि मान लो अब ये तो नहीं है ना कि रिटायरमेंट या रिटायरमेंट तो चलो फिर भी हम अपने हाथ में फिक्स कर सकते हैं, लेकिन डेथ के केस में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है ना। हो सकता है इंसान अभी मर जाए, ठीक है, हो सकता है इंसान 2 दिन बाद मर जाए, तो वो हमें उस दिन तक का, उस दिन तक का बोल सकते हैं, या हम उस महीने तक का, उसका हमें प्रॉपर उसका प्रॉफिट शेयर निकालना पड़ेगा और उसके या तो लोन में डालना पड़ेगा या उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीके होते हैं उसको कैलकुलेट करने के। एक है बेस्ड ऑन टाइम और वी कैन से बेस्ड ऑन प्रॉफिट, और ये हो सकता है टर्नओवर ऑन सेल। ठीक है, सबसे पहले बेस्ड ऑन टाइम। बेस्ड ऑन टाइम का क्या होता है, देखो इसका तरीका क्या होता है। बेस्ड ऑन टाइम में सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है कि हम कुछ पिछले साल, मतलब मान लो इन्होंने बोल दिया 3 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है, तो उन 5 से 3-4 साल का हमें बोल देंगे कि एवरेज प्रॉफिट निकालो। अब उस एवरेज प्रॉफिट को आप निकालोगे, उसको कैलकुलेट दी प्रॉफिट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। फिर उस पर्टिकुलर पीरियड, अब जो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल गया, देखो होता क्या है ना कि जो पिछले साल का एवरेज होता है, हमें पता है कि जब इस साल का जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा साल के एंड में आएगा जब हम P&L बनाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक अजम्पशन मानते हैं कि अगर हमें इतने सालों से जो प्रॉफिट हुआ है उसका एवरेज निकाल लें तो ऑलमोस्ट इस साल भी उतना ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, अंदाज़ा मार रहे हैं, है ना। तो उस अंदाजे के बेसिस पे हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि भाई इतना एवरेज प्रॉफिट हर साल हो रहा था, अब उस एवरेज प्रॉफिट को हम लोग निकाल के और इस साल का उसका हिस्सा बना देंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए मैं साथ साथ करा दे रही हूँ। 2,40,000 एंड अ पार्टनर रिटायर्स आफ्टर 3 months ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब 3 महीने बाद, मतलब अप्रैल, मई, जून, मतलब वो जून के एंड में रिटायर हुआ है या 1 जुलाई को रिटायर हुआ है और उसका शेयर है 1/3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पिछले साल का पहले हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें प्रीवियस ईयर बोला गया, इसका मतलब एवरेज हमें दिया गया है। अदरवाइज ऐसे होता कि 2 साल का दे देते और बोलते 3 साल का एवरेज निकालना है। तो ध्यान, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि बोलते 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है मतलब क्या कि हमें 3 साल का प्रॉफिट लेना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि 3 साल का प्रॉफिट हमें दिया हुआ नहीं होता है, हमें सिर्फ 2 साल का दे रखा है। तो तीसरे साल का कहाँ पे होगा, तीसरे साल का आपकी बैलेंस शीट में गिवन होगा। अब बस ये ध्यान रखना कि बैलेंस शीट में अगर लायबिलिटी साइड है तो इस साल हमें प्रॉफिट हुआ है, अगर असेट साइड है तो इस साल हमें लॉस हुआ है, तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो वो 2 साल का प्लस करोगे, तीसरे साल का सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अगर मान लो इस साल लॉस हुआ है, डिवाइड बाय 3, तो वो आपका एवरेज प्रॉफिट आया। अब उस एवरेज प्रॉफिट से इस साल का प्रॉफिट निकालेंगे। इस साल कैसे, कब रिटायर हुआ है वो 3 मंथ के बाद, तो इसका 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 3/12, क्योंकि मंथ फैक्टर लग गया। तो इस साल टोटल जो हमें अभी तक उस 3 महीने तक जो प्रॉफिट हुआ होगा वो ये हुआ है। जब इतना हुआ है तो उस बंदे का शेयर कितना बन रहा है जो रिटायर हो रहा है, जिसकी डेथ हो रही है, तो उसका शेयर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मुझे यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, फिर आता है अगर हम सेल्स के बेसिस पे निकाल रहे हैं। सेल्स के बेसिस पे क्या होता है कि आपको पिछले कुछ साल का टर्नओवर दे रखा होगा, टर्नओवर मतलब सेल दे रखा होगा। फिर आपको प्रॉफिट दे रखा होगा 31 मार्च तक का, मतलब पिछले साल का के एंड तक का आपको प्रॉफिट दे रखा होगा। फिर आपको दिया होगा कि इस साल जब वो रिटायर हुआ है या जब वो मरा है तब तक हमने कितनी सेल करी है। ठीक है, और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हमें क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे और फिर इस साल का कर रहे थे, सेम चीज हमें यहाँ करनी है। पहले पिछले साल से प्रॉफिट परसेंट निकालो। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 करके, क्या करके, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 करके। प्रॉफिट पिछले साल कितना हुआ है, पिछले साल तक का ये हुआ है, पिछले साल तक की सेल कितनी थी, इतनी थी, इनटू 100 किया, हमारा प्रॉफिट परसेंट आ गया। अब हमने ये माना कि अगर पिछले सालों में हमें इतना प्रॉफिट हो रहा था तो
इस साल भी इतना प्रॉफिट परसेंट आएगा। तो इस साल की सेल कितनी है अभी तक की 4 लाख, तो इस साल का प्रॉफिट परसेंट कितना बना 80,000, तो 80,000 तीनों का आया, तो उस बंदे का कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, उसके शेयर मतलब जो उसका शेयर हिस्सा बन रहा है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन था ये देखो 50% शेयर, तो उसका 50% मतलब 50/100 विच इज हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल दिया, यहाँ पे एक अलग तरीके से निकाल दिया। यहाँ क्या था एवरेज प्रॉफिट निकाल के फिर इस साल का प्रॉफिट निकाल रहे थे, यहाँ पे पिछले साल का प्रॉफिट परसेंट निकाल के इस साल के हम लोग सेल से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। ये तो हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने का तरीका। अब आप इसको दिखाओगे कैसे, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने भी बोला कि एक तो कैलकुलेशन हो गई। अब इसको दिखाने के 2 तरीके हैं। दिखाने के 2 तरीके क्या है, अगर मान लो पार्टनर्स का एक पार्टनर के जाने के बाद, एक पार्टनर की डेथ होने के बाद अगर पुराने पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, तो अगर वो चेंज होती है तो क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू उस बंदे को दे देंगे हम, ठीक है। उस बंदे को मतलब या तो उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे या हम उसके एग्जीक्यूटर को दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके जाने के बाद भी चेंज नहीं होता, जैसे अगर मैं बोलूँ 2:1 था, इन दोनों का सेम था, बाद में भी इन दोनों का सेम ही है, तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, तो जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा वो उसकी एंट्री किससे पास होगी, P&L सस्पेंस अकाउंट से, ठीक है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो गेनिंग पार्टनर्स मतलब गेनिंग पार्टनर्स का आ रहा है, तो गेनिंग पार्टनर्स में एंट्री होगी, और ये P&L सस्पेंस कहाँ जाएगा, ये वाला जाता है हमेशा एसेट अकाउंट में। एसेट अकाउंट मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, ठीक है। तो ये चीज़ का डिफरेंस आपको याद है, यहाँ पे चाहे लिख लो, ये जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, और ये आपका कैपिटल या करंट में, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन कि हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। अगर अभी भी आपको फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में नहीं पता है तो प्लीज जाके पहले फंडामेंटल की वीडियो देख लो, बेसिक क्लियर कर लो, फिर इस चैप्टर पे आना, ठीक है। वैसे आपको ये चीज़ अभी भी समझ आ गई होगी जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, चेंज इन PSR, फिर आपको ध्यान रखना है EPF नहीं बढ़ता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप नॉर्मली पार्टनर्स में बांट दोगे पुरानी रेशो में, अदरवाइज जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस है उनको आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक मैं बहुत बार शॉर्ट्स में सब चीज़ों में बता चुकी हूँ और एडमिशन में भी बता चुकी हूँ, तो आपको ये तो अब ये वाली याद हो जानी चाहिए। फिर है अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स, ठीक है, उसको जो हिस्सा बन रहा है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो लोन या एग्जीक्यूटर अकाउंट, डेथ में भी केस हो गया, और अगर साइलेंट है तो बैंक अकाउंट से, मतलब अगर साइलेंट नहीं है, अगर वो बोल रहा है कि तुरंत पैसे दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट। फिर हमने पढ़ा 2 तरीके कैलकुलेट करने के, 2 तरीके हमने कैलकुलेट करने के यहाँ पे पढ़ लिए हैं, और फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको हम कैसे बांटेंगे, अगर PSR चेंज नहीं हो रहा है तो P&L सस्पेंस अकाउंट से, अदरवाइज गेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट से, ठीक है। तो इस रिटायरमेंट एंड डेथ में जो कंसेप्ट वाला पोर्शन था वो यही था। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे, ठीक है, बिकॉज टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे मैंने टाइप 2 लिख रखा है विच इज टाइप 1। टाइप 1 मतलब इन शॉर्ट आप मान लो टाइप 1 है, वैसे टाइप 2 इसलिए है क्योंकि जो टाइप 1 है वो ऐसा है जैसे आप एडमिशन करके आते थे तो आप क्या करते थे कि सारे रीवैल्यूएशन बांटते थे, पार्टनर्स कैपिटल बांटते थे, जो चीज़ें जहाँ डालनी है बैलेंस शीट में डालते थे, और जो बैलेंस बचता था वो बैलेंस शीट ही निकाल देते थे। यहाँ पे भी वही चीज़ करनी होगी, बस जो आदमी रिटायर हो रहा होगा उसका अमाउंट कहाँ चला जाएगा, लोन अकाउंट में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल मतलब सारी ही चीज़ें हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ कि एक सेकेंड। क्वेश्चन हमारा है, यस, क्वेश्चन इज सिमर, बिमल एंड विश्वास आर पार्टनर्स। वो पार्टनर्स हैं 2:1 के, ठीक है। विश्वास जो है वो रिटायर हो रहा है 30 जून को, जो तारीख आपको सबसे पहले याद रखनी है और इससे काउंट कर लेना कितने महीने बाद रिटायर हो रहा है वो, अप्रैल मई जून, हमारे अकाउंटिंग ईयर के 3 महीने बाद वो रिटायर हो रहा है,
ठीक है, बैलेंस शीट में चीजें दे रखी हैं। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन के सबसे एंड में आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक तो रीवैल्यूएशन बनाना है जो हम एडमिशन में बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 30 जून 2018। तो मैंने क्या बनाया, रीवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर मैंने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर सिमर बिमल विश्वास, फिर बैलेंस शीट का है बैलेंस शीट ऑफ सिमर एंड बिमल एज एट 30 जून। ध्यान रखना है, बहुत गलती यहाँ पे सबसे सिली मिस्टेक जो होती है वो होती है हम फ्लो में भूल जाते हैं कि हमें यहाँ पे तारीख क्या डालनी है। तारीख, अब हम आप जो बैलेंस शीट बना रहे हो, बैलेंस शीट इज अ पॉइंट स्टेटमेंट, पॉइंट ऑफ टाइम स्टेटमेंट, इट्स नॉट अ पोजिशनल स्टेटमेंट, ठीक है, इट्स नॉट अ पीरियोडिक स्टेटमेंट, इट्स अ पोजिशनल स्टेटमेंट। तो ये आपको एग्जैक्टली वो पोजीशन बता रही है, तो उस दिन के लिए हम बना रहे हैं, तो इट इज 30 जून 2018। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग भी वैल्यूड एट 12 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था, 10 लाख का, और अब वो कितने का हो गया, 12 लाख का। तो हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है। देखो मैं आपको अगर नहीं दिख रहा है क्वेश्चन स्क्रीन पे, फिर भी मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ कि कितने की बोली गई है, 12 लाख की, और उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 10 लाख की। तो हमारा क्या हो गया है यहाँ पे, 2 लाख का इंक्रीमेंट। और जब हमें रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, इधर डाल देते हैं। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग मैंने यहाँ पे 2 लाख डाल दिया, और लैंड एंड बिल्डिंग मैंने यहाँ पे 12 लाख के फाइनल अमाउंट लिख दी। फिर इन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड, इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 1 लाख, और इन्वेस्टमेंट कितने की लिख रखी है, 1/25 की। तो हमें 25,000 का लॉस हुआ, ठीक है। तो 25,000 का पहले लॉस हुआ, मैंने यहाँ लिखा क्योंकि इसके अगेंस्ट में कोई भी रिजर्व नहीं था, तो वो पूरा का पूरा लॉस जाएगा। अगर IFR होता तो IFR से एडजस्ट कर देते, ठीक है। अब 25,000 घट गए, यहाँ पे 1 लाख रुपए यहाँ आ गए। फिर है स्टॉक टू बी टेकन एट 3 लाख, 3 लाख में लेना है स्टॉक को, और स्टॉक कितने का है, 2,50,000 का। 50,000 का इंप्रूवमेंट हो रहा है, 50,000, और स्टॉक का 3 लाख बढ़ा दिया। फिर इन्होंने बोला गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज। देखो यहाँ दिखा देते हैं थोड़ा सा ध्यान से, गुडविल बी वैल्यूड, goodwill be valued at 2 years purchase of the average profit of the past 5 years। गुडविल को हमें 2 years परचेज पे निकालना है, और पिछले 5 साल का एवरेज निकालना है। तो पिछले 5 साल का एवरेज हमें दे रखा है 2 लाख, 2,35,000, 3 लाख, 2,75,000, 3,25,000, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन सबका टोटल करना है और एवरेज निकालना है। ये देखो हमने 5 का टोटल किया है और उसको एवरेज निकाला है, तो एवरेज आया ये। अब जो एवरेज आया इनटू क्या करता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, हमने वो निकाल दिया यहाँ पे 5,34,000। अब ये तो पूरे फॉर्म की आई, तो जो बंदा रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो उसका कितना शेयर बनेगा, उसका शेयर निकालो। अब कौन सा मर रहा था, यहाँ पे मर रहा है, सॉरी नॉट डेथ का केस नहीं है, रिटायरमेंट का केस है। विश्वास जा रहा है, तो विश्वास का शेयर है 2:2:1, मतलब 1/5, तो 1/5 उसका शेयर हमने निकाल दिया। अब क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, और क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हो रही है, तो हम मानते हैं कि जो पुरानी चल रही थी वो अब भी चलेगी। इसका मतलब जो इसका शेयर बनेगा गुडविल का, वो दोनों ही पार्टनर आपस में बांट के देंगे। तो अब क्या एंट्री होगी, यहाँ देख लेते हैं जरा। चलो अब देखो, विश्वास को तो मिलेगा ना, तो विश्वास को मिल रहा है, देखो क्या कर रहे हैं, 1068 को डबल 1:1 में बांट दिया। 534 सिमर दे रहा है और बिमल दे रहा है, और यहां से ही दे रहे हैं, तो इन दोनों के में से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर है, यहाँ पे हो गया। अब गुडविल चली गई। अब इन्होंने बोला विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट, देखो जो अभी हम पढ़ रहे थे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जो हमने पहला तरीका पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट वाला, वो हमें यहाँ पे यूज करना है। कौन से वाला, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। जो हमने यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट वाला ये वाला मेथड पढ़ा था, ठीक है। तो अब इसको जरा यूज करेंगे। इन्होंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर 2018, 17, 16, इन तीनों को प्लस करके एवरेज निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं। 3 लाख, 2,75,000, 3,25,000 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज निकाला 3 लाख रुपए। 3 लाख को इंटू किससे करा, कब हुआ है वो रिटायर हुआ है 30 जून, मतलब 3 महीने बाद। तो 3/12 निकाला, इस साल का प्रॉफिट बन रहा है इतना, और उस प्रॉफिट में से इसका शेयर कितना बन रहा है, 1/5, 15,000 आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि हमने पढ़ा था कि 2 तरीके से ट्रीटमेंट होता है, या तो उनकी अगर PSR चेंज नहीं हो रही तो P&L सस्पेंस से एंट्री होगी, अदरवाइज
गेनिंग पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से किसी की भी रेशो चेंज नहीं हुई तो हम किससे डालेंगे, PSR से, क्योंकि जब रेशो चेंज नहीं हुई इसका मतलब किसी ने भी कुछ गेन नहीं किया है। जब गेन नहीं हुआ है इसका मतलब क्या करना है, जिसका जितना प्रॉफिट बन रहा है इसके अकाउंट में डाल दो, क्योंकि विश्वास जा रहा है। किस नाम से डाल दो, विश्वास के नाम से। अगर विश्वास का नहीं होता तो क्या होता, बाय सिमर कैपिटल बाय बिमल कैपिटल, और वो क्या हो जाता, उनकी गेनिंग रेशो में बढ़ जाता। तो P&L सस्पेंस आपने यहाँ डाल दिया, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट कर रखा था रेड से। और क्योंकि P&L सस्पेंस यहाँ भी आता है, अभी हमने दिया नहीं है प्रॉफिट, तो वो आपका यहाँ पे असेट में भी शो होता है, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक है, अब लास्ट में क्या करना है, अमाउंट देखो, अभी इन्होंने यही चीज बोली है, अब ट्रीटमेंट बताया गया है। अमाउंट पेबल टू विश्वास टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट कैरिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम। यहाँ पे इन्होंने क्योंकि हमें लोन अकाउंट बनाने नहीं बोला है, तो लोन अकाउंट तो नहीं बनाना, लेकिन उन्होंने बोला है कि क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, ट्रीटमेंट बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि उसका जितना भी हिस्सा बनेगा उसके किस में डाल देना है, लोन अकाउंट में। अब जरा क्वेश्चन में देख लेते, कुछ रह तो नहीं गया। पहले रह गया कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ डाल दिया 6 लाख, 6 लाख, 4 लाख। फिर हमने जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व का क्या ये बोला है कि हमें रिटेन करके रखना है, नहीं बोला गया है। तो क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को पुरानी रेशो में बांट दो 2:2:1 में। जनरल रिजर्व था 4 लाख का, तो 4 लाख का उसको हमने 2:2:1 में बांटा, तो ये हो गया 1,60,000, 1,60,000 और 80,000। ठीक है, फिर यहाँ पे बचा सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो कि सीधा सीधा यहाँ पे आता है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग हम डाल चुके हैं, इन्वेस्टमेंट डाल चुके हैं, स्टॉक डाल चुके हैं। सन्ड्री डेटर्स नहीं डाला था, हम डाल देते हैं 4 लाख का, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। कैश इन हैंड कोई चेंज नहीं आया है, 1 लाख। कैश एट बैंक 225 हमें यहाँ पे एज इट इज डाल देना है। हमारी बैलेंस शीट खाली, एडजस्टमेंट हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पे ये P&L सस्पेंस वाली चीज समझ में आ गई। ठीक है, अगर मान लो ये बोलता कि जो जा रहा है पार्टनर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसी में ऐड हो जाता है। तो क्या कर देते, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके इसको दे देते। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल दूं इसको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इसकी कैपिटल कितनी है 4 लाख, 10% कितना हुआ 4,000, और कितने महीने का देना है 3 महीने का, तो 3/12, 3/12 कितना हो गया 4,000 का। हम यहाँ पे कैलकुलेट करें अगर, तो 4,000 का 3/12 ये हो जाएगा 4, 1,000 रुपए इसका ये बन जाता। तो इसमें 15 की जगह पे कितना हो जाता, 16,000। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। मैं इसलिए मैं बोल रही हूँ वीडियो स्किप मत करना, स्क्रीनशॉट मत लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन करते करते कुछ चीजें मुझे याद आ जाती हैं, तो मैं उसको आपको रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, तो आप बने रहो एंड तक। अब यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन कंप्लीट है, बस रिवैल्यूएशन को बैलेंस किया, यहाँ 250 आया, यहाँ पे 25 था, तो ये बैलेंस करके 225 बचा। इसको मैंने पुरानी रेशो में बांटना है, क्योंकि अभी जो नया पार्टनर है उसका भी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो बार एडमिशन आ जाता है यार। ठीक है, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा भी हमें अभी देना ही है ना। अब उसका हिस्सा उठा के हमने कहाँ डाला, यहाँ पे रिवैल्यूएशन से, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट हुआ है 90 है 45। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ हमें इसमें से बैलेंस उठा के यहाँ डाल देना है। अब देखो, जब हमने बैलेंस किया तो हमने फील किया कि जो सिमर का बैलेंस बच रहा था ये हमने बैलेंस CD में डाला, बिमल का बच रहा था बैलेंस CD में डाला, लेकिन यहां से जब टोटल करके जितना भी बैलेंस बच रहा था, ठीक है, वो हमने कहाँ डाला है, विश्वास के लोन अकाउंट में। क्यों डाला गया लोन अकाउंट में, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि जितना भी उसका हिस्सा बन रहा था वो हमने तुरंत पे नहीं किया है, उसके लिए हमने अभी लोन अकाउंट खोल दिया, उसको कुछ समय बाद हम वहां पे लौटा देंगे। ठीक है, तो इसका अमाउंट यही तरीका बता रही थी कि रिटायरमेंट में बस डिफरेंस क्या है आपका। ठीक है, एडमिशन से, तो यहाँ पे आपका इसका क्या आ गया, विश्वास के लोन अकाउंट में। अब ये लोन अकाउंट अभी हमारी लायबिलिटी बनी हुई है, तो विश्वास लोन अकाउंट यहाँ पे हमने डाल दिया है, और यहाँ पे P&L सस्पेंस हमने यहाँ पे डाला था। इन दोनों की चीजों को ध्यान रखना, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अब आपने ये विश्वास लोन डाला, इन दोनों का बैलेंस CD करके आपने कैपिटल में डाला, आपका ये दोनों साइड मैच हो जानी चाहिए। अगर मैच हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो आपकी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है। ठीक है, सो दिस वॉज द क्वेश्चन टाइप 1 जो आपको करना ही करना है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू दी सेकेंड क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं टाइप 2 पे। फिर से आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना
ठीक है, फिर आगे प्रोसीड करना। हम जो पहला क्वेश्चन कर रहे थे वो बेसिक क्वेश्चन था, जिसमें हमें रिवैल्यूएशन बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल बनाना था, बैलेंस शीट बनानी थी। अब हमें क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और सिर्फ जर्नल बनाना है। और कई बार अगर आप देखोगे तो तीनों पार्टनर का नहीं बनाना, सिर्फ उस बंदे का बनाना है जो रिटायर हो रहा है, तो उसमें इन दोनों की एंट्री नहीं होगी, बस उसकी एंट्री जाएगी, बाकी जर्नल पूरा होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है, क्योंकि 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो आपको छोटे क्वेश्चन दे, बस उसमें एक आध एडजस्टमेंट थोड़ी सी घुमा दे। तो आपको पढ़ना हर टाइप का पड़ेगा, एक बार आप पढ़ के जरूर जाओ, क्योंकि आपको किसी भी चीज में डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, देव, अरुण और अदिति एंड अलका, ओके 4 पार्टनर्स आर देयर, ठीक है, और इनका 4:3:2:1 में इनका रेशो बढ़ रहा है। इनकी हमें सब चीजें दे रखी हैं। इन्होंने बोला 31 दिसंबर 2018, अब देखो 30 जून नहीं है, 31 जुलाई नहीं है, अलग सी डेट है। 31 दिसंबर 2018 को देव रिटायर हो गया, रिटायर हो गया। द पार्टनरशिप डीड ऑफ द फर्म had the following provision, the procedure to be followed in the event of retirement of a partner. So the retiring partner will be entitled, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस ये बताया गया कि उसका क्या क्या बन रहा है। तो रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, बी ही सर्व्ड एज अ पार्टनर इन जितने भी दिन उसने काम किया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये चीज हमें क्लियर कर दी। फिर है दूसरे पार्ट में उसकी गुडविल जाएगी। गुडविल को हमें कैसे निकालना है, 2 years परचेज लेना है, और 2 years परचेज के बेसिस पे, और 3 साल का हमें यहाँ पे बेसिकली एवरेज प्रॉफिट चाहिए। और तीसरी चीज है रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी एडजस्टेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। मतलब जो उसको गुडविल का हिस्सा मिलेगा वो दूसरे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से लेना है, जो कि हम हालांकि लेते भी उसी से ही है, तो कोई इतनी कोई नई बात नहीं बताई इन्होंने, बस कंफ्यूज करने के लिए उसको स्टेटमेंट में लिख दिया। फिर अरुण, अदिति एंड अलका डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि देखो यहाँ मैंने क्वेश्चन इसलिए चेंज किया ताकि आपको दोनों टाइप की चीजें बता सकूं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारी रेशो चेंज नहीं हो रही थी बचे हुए पार्टनर्स की, लेकिन यहाँ पे रेशो चेंज हो रही है। तो वहां पे जो हमने एडजस्टमेंट पीएनएल सस्पेंस से करी थी, अब वो यहाँ पे किससे होगी, इनके कैपिटल अकाउंट से, मतलब इन शॉर्ट गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। तो पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, क्योंकि हो सकता है किसी और पार्टनर के जाने पे एक और पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर सकता है, ठीक है, हो सकता है उसका शेयर भी कम हो रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा गेन कर रहा है और कौन सा लूज कर रहा है। तो उसका तरीका क्या है हमारे पास, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक है, वो भी हम करेंगे। फिर उन्होंने कहा है कि इनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है, and to maintain a fixed capital of ₹2 lakh each, making necessary addition or withdrawal of cash immediately। इसका मतलब क्या है कि इनको बैलेंस जो मेंटेन करके रखना है फिक्स कैपिटल का, हर पार्टनर का लास्ट में 2 लाख रुपए बचना चाहिए, बचना ही बचना चाहिए, जो कि हमें मेंटेन करके चलना है। चलो हम वो भी देखते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे मान लो अगर इसका बैलेंस सीडी ज्यादा बच रहा है या कम बच रहा है, तो वो आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है कैश या बैंक अकाउंट से। द टोटल अमाउंट ड्यू, अगर जो देव रिटायर हो रहा है उसका जो अमाउंट बच रहा है वो उसके लोन अकाउंट में डाल देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉर्टेड है, क्लियर है, सिंपल है, कोई इतना बड़ी बात नहीं है, बस उसको अब यहाँ पे हल्का सा चेंज ला दिया गया है ताकि आपकी एडजस्टमेंट भी कवर हो जाए। तो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि हमें इसका, पहले हम बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें हैं, ओपनिंग बैलेंसेज है सबके, ठीक है, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। फिर इनका है रिजर्व्स है, रिजर्व में 50,000 रुपए है। रिजर्व हमारा बटता है और किस रेशो में बटेगा, पुरानी रेशो में। तो रिजर्व था हमारे पास 50,000, जिसको हमने 4:3:2:1 में बांट दिया। तो सबसे पहले अगर हम जर्नल बना रहे हैं तो साथ साथ उसकी एंट्री करके आनी है। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल अकाउंट, टू अरुण कैपिटल अकाउंट, टू अदिति कैपिटल अकाउंट, टू अलकास कैपिटल अकाउंट। क्योंकि रिजर्व क्रेडिट था, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो रिजर्व की एंट्री हो गई, चलो ये वाली एंट्री कर दी। फिर हमारे पास आया बिल्स पेबल के। बिल्स पेबल की कोई एंट्री होती है, नहीं होती, तो ये तो बैलेंस शीट में जाता है, हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे तो छोड़ दो। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैश का कुछ होता है, नहीं होता है, छोड़ दो। बैंक ओवरड्राफ्ट का कुछ होता है, नहीं होता है, छोड़ दो।
लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में जाता है, कोई लेना देना नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी कोई लेना देना नहीं है। फर्नीचर फिटिंग कुछ नहीं करना। फिक्स डिपॉजिट बैंक कुछ नहीं करना। स्टॉक इन ट्रेड नहीं करना। सन्ड्री डेटर्स नहीं करना। बीआर नहीं करना। कैश इन हैंड नहीं करना। इसका मतलब बैलेंस शीट में से तो हमारा कुछ लेना देना है नहीं, है ना, क्योंकि बैलेंस शीट अगर बनानी होती तो हम ये सब चीजें डालते बैलेंस शीट में, अदरवाइज हमें नहीं डालना, छोड़ दो। अब आता है कि रिटायरिंग पार्टनर का पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका बोला गया? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इन्होंने कहा 3 सालों का निकालना है पहले आपको। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 66,000, 87,000, 72,000 डिवाइडेड बाय 3 ये किया। जो भी उनका हिस्सा आया, अब उस गुडविल को कैसे निकाल, सॉरी इसका जो एवरेज प्रॉफिट आया उस एवरेज प्रॉफिट को, ये गुडविल का पोर्शन है, उस एवरेज प्रॉफिट में उसका शेयर कितना बन रहा है यहाँ पे 4/10। और कितने महीने के लिए, क्योंकि वो दिसंबर में रिटायर हो रहा है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। सो इट विल बी 9/12 मंथ्स, ठीक है। तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 21,600 बना। अब एक चीज देखना, 21,600 अगर यहाँ पे रेशो इन लोगों की चेंज नहीं हो रही होती तो क्या करते, हम सीधा यहाँ पे इसके अकाउंट में पैसा डालते देव के में और डाल देते बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे हमें लेना है कंटिन्यूइंग पार्टनर से। तो उसके लिए हमें गेनिंग रेशो पता होनी चाहिए। गेनिंग रेशो देखो सबकी कैसे निकालेंगे, देव का 0 - 4/10, ये तो सैक्रिफाइस ही कर रहा है क्योंकि उसको तो मिल ही रहा है। अब इनमें से गेन कौन कर रहा है, यहाँ पे एक्चुअली में जब मैंने सॉल्व किए तो ये तीनों ही गेन कर रहे थे, क्योंकि नई रेशो थी 1/3, 1/3, 1/3 इक्वल बांट रहे हैं, और पुरानी रेशो थी ये, तो तीनों ही गेन कर रहे हैं। और गेनिंग रेशो क्या हो गई, 1:4:7। तो अब देखो 21,600 को हमने किस किस में बांटा है, 1:4:7 में बांट दिया है। तो यहाँ पे 21,600 देखो एंट्री क्या होगी, उसको तीनों पार्टनर देंगे। तो अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, अदिति's कैपिटल अकाउंट डेबिट, अलका's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल अकाउंट, जो कि हमने यहाँ पे और यहाँ पे पोस्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे उसको मिलेगा और इन तीनों के में से यहाँ पे जाएगा। तो ये दिख गया शेयर ऑफ प्रॉफिट का डिफरेंस। अगर यहाँ पे ऐसे नहीं होता तो सिर्फ एक एंट्री होती बाय पीएनएल सस्पेंस और एक साथ उसको अमाउंट मिल जाता और फिर सीधा वो असेट में चला जाता, ठीक है। इसलिए दोनों केस कराए हैं मैंने, मेन चीज यही थी इसकी। फिर है गुडविल का। गुडविल कैसे करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाला, इनटू क्या करा, परचेज ईयर इनटू उसका हमने शेयर निकाल दिया। अब उसका शेयर जो है गुडविल का फिर से कंटिन्यूइंग पार्टनर्स देंगे। तो एंट्री क्या बनी, अरुण's कैपिटल, अदिति's कैपिटल, अलका's कैपिटल टू देव्स कैपिटल। उसकी जो 60,000 की गुडविल थी ये तीनों 1:4:7 में देंगे। फिर ये दोनों देंगे और इधर से इन लोगों के में से हटेगा, ठीक है। एंट्री हो गई। फिर इन्होंने बोला कि गुडविल को एडजस्ट करना था, वो हमने कर दिया है, चलो ठीक है। और कुछ नहीं बोला इन्होंने। अब हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है। अब जरा एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट में क्या हुआ कि हमें यहाँ पे बैलेंस निकालना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज बोली गई थी कि इन लोगों की जो बचे हुए पार्टनर्स है उनकी जो क्लोजिंग मतलब बैलेंस जो आना चाहिए ना, तीनों का ही 2 लाख 2 लाख 2 लाख ईच कैपिटल मेंटेन करनी है। तो अब यहाँ पे सीधा बैलेंस सीडी नहीं निकलेगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एडमिशन में भी कराया हुआ है, ठीक है। और सेम क्वेश्चन मैंने डायमंड में भी रिपीट करा है, क्योंकि यहीं पे गड़बड़ होती है। इसके अलावा सिंपल क्वेश्चन तो इज वेरी इजी, आप आराम से कर दोगे फ्लो में। तो यहाँ पे क्या करना है कि इन्होंने बोला है कि बैलेंस सीडी 2 लाख 2 लाख 2 लाख ही होना चाहिए। तो अब आप जब बैलेंस सीडी निकालोगे ना तो आप देखोगे यहाँ मैच नहीं होने का है। तो आपको इसमें ज्यादा टेंट्रम नहीं करना, यहाँ 2 लाख 2 लाख 2 लाख लिख दो। अगर इधर बैलेंस बच रहा है तो बैंक से आएगा, ठीक है। और इधर बच रहा है तो उसको दिया जाएगा, इधर बच रहा है तो उससे लिया जाएगा। इसका मतलब अभी उसकी कैपिटल में कुछ कमी है या अभी उसकी कैपिटल में ज्यादा है तो हमें उसे कम कर देना है, ठीक है। जैसे अरुण के में क्या था कि इसके में 3,08,200 बच रहा होगा और हमें बनाना कितना था, सिर्फ 2 लाख। तो ये 1,08,200 उसको दे दिया जाएगा। इनके में 2 लाख 2 लाख मेंटेन करना था, लेकिन इनके में तो 2 लाख बच ही नहीं रहा था, कम बच रहा था। तो ये लोग 17,200 और 1,42,600 लेके आएंगे, ठीक है। समझ में आई ये वाली चीज, दोबारा बोल रही हूँ। अगर यहाँ पे बैलेंस्ड ऑलरेडी बता रखा है तो आप फिर से उसको लिख के फिर बैलेंस करोगे। अगर इधर बचता है तो इधर दोगे, इधर बच रहा है तो इधर करोगे,
ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि उसे हमें सिर्फ कैश से एडजस्ट करना है, भले ही हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैश से कर दो। अगर यहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है या बोलते हैं करंट अकाउंट से करना है तो आप करंट अकाउंट में डालोगे, फिर करंट अकाउंट का आपका इफेक्ट बैलेंस शीट में भी जाएगा। मतलब अगर इधर बच रहा है तो आपका लायबिलिटी साइड जाएगा और इधर बच रहा है तो असेट साइड जाएगा। ठीक है, सेम चीज है। फिर है ये चीज कर दिया आपने, ध्यान रखना यहाँ पे इसको दिया जाएगा तो कैश में से हटेगा और यहाँ पे कैश में आएगा, तो ये इफेक्ट भी आप बैलेंस शीट में डाल देना, ध्यान रखना। अब जब सब कर दिया, हमने देव का बैलेंस किया तो देव का जितना भी हिस्सा बन रहा था वो हमने किस में डाल दिया, लोन अकाउंट में, क्योंकि यहाँ क्या बोला गया है कि उसका लोन अकाउंट आपको मेंटेन करना है, उसको बैलेंस शीट आपको सीधे सीधा पेमेंट नहीं कर रहे हो। एक चीज और ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि जैसे मान लो 5,16,00,000 रुपए बच रहे हैं, तो इन्होंने बोला उसमें से 1,16,00,000 रुपए आप साथ साथ पे कर दे रहे हो, तो ये एंट्री क्या हो जाती है यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट 1,16,00,000 और फिर टू देव्स लोन अकाउंट 4,00,000 रुपए, मतलब ये 2 में बट जाता, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ अमाउंट उसका हम साथ साथ पे कर देते हैं और कुछ अमाउंट हम लोग लोन में डाल देते हैं। अगर यही केस हमारा डेथ में होता, सारी ट्रीटमेंट सेम होती, बस ये लोन की जगह पे क्या आ जाता, टू देव्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि अब वो मर चुका है, अब उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आपको रिटायरमेंट और डेथ मैंने साइमल्टेनियसली दोनों ही टाइप के क्वेश्चन पढ़ा दिए। सेम तरीके से शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, सेम तरीके से गुडविल करना है, सेम तरीके से सब ट्रीटमेंट है, बस नाम अलग है। क्लियर है? अब जो मेरा क्वेश्चन आ रहा है टाइप 3, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग वन, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसका पहले तो आप क्वेश्चन देख लो, ठीक है। मैं एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ पहले, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले, विच इज द वेरी क्रक्स, ठीक है। कई बार आपको ना सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाने आएगा, या तो वैसे आप इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता ही लग चुका है उसका क्या हिस्सा बन रहा है क्या हिस्सा नहीं बन रहा है, या अगर आपको फिर भी मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसको याद कर सकते हो कि इसकी कौन सी चीज इधर आएगी और कौन सी चीज इधर आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में ये है तो दे दो, नहीं है तो मत दो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आई गेस यहाँ पे इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं आपको डिटेल में जाने के लिए। अब जरा क्वेश्चन स्क्रीन पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ना आपको एक क्वेश्चन आएगा कि खाली लोन अकाउंट बनाना है या खाली आपको यहाँ पे एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो होता क्या है ना, कई बार जो हम अब आगे क्वेश्चन दे देंगे आपको थोड़ा सा बढ़ा के कि हमें इसकी पेमेंट करनी थी, ठीक है, हमने अभी साथ साथ नहीं करी है, हमने इसके लोन अकाउंट में डाल दिया है या एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डाल दिया है, और आपको उस पे मतलब ये तारीख बता देंगे, इस तारीख से हम उसकी पेमेंट शुरू करेंगे और हर साल उसका इतना इंटरेस्ट लगेगा। या मान लो अगर 4,00,000 रुपए है तो 4,00,000 को हम 1,00,000 टुकड़ों में देंगे और हर टुकड़े पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है एस एग्जीक्यूटर मतलब डेथ वाला केस है, अगर यहाँ पे लोन होता तो लोन अकाउंट होता, वर पेड ₹14,000 ऑन 1 जुलाई 2013, वो मरा 30 जून को और उन्होंने बोला 1 जुलाई को उसको 14,000 तो हमने साथ साथ पे कर दिए, एंड द बैलेंस इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और जितना भी हिस्सा इसका बच रहा होगा उसको हम 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में वापस करेंगे, जो शुरू होगी 30 जून से ही, 30 जून से ही उसकी पेमेंट शुरू हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। मरा वो 30 जून 2013 में है और पेमेंट इसकी शुरू हो जाएगी यहाँ पे 30 जून 2014 से। फिर बैलेंस जो बचा था, जब हमने पूरा क्वेश्चन किया होगा इन शॉर्ट, तो हमारा बैलेंस बचा था उसका 1,74,000, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, अब देखो यहाँ पे फॉर्मेट देखो कैसा है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट डेट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा नंबर आपके डेट में ही कटेंगे। तो मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ स्पीड में मत देखना, पूरी वीडियो स्पीड में देख लेना, लेकिन इसको स्पीड में मत देखना, ठीक है, बार बार बोल रही हूँ वो चीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एस एग्जीक्यूटर अकाउंट, सबसे पहले देखो क्या हुआ, 2013 जून 30 को मैंने उसके कैपिटल अकाउंट से यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर किया जितना उसका बन रहा था, क्योंकि एग्जीक्यूटर को देना है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटर के में ट्रांसफर किया कि भाई इसका हिस्सा कितना बन रहा था, 1,74,000 का, ठीक है। 1,74,000 में से मैंने अगले ही दिन उसको बैंक से 14,000 रुपीज
देने हैं। ठीक है, जब मुझे 14,000 मैंने दे दिए तो मेरे पे बैलेंस कितना बचा, 1,60,000, है ना। अब जब मैं अगले साल 30 जून को इसकी पेमेंट करूंगी तो मैं 1,60,000 में से चौथाई हिस्सा, क्योंकि उसने क्या बोला 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब 40,000 रुपए वापस करूंगी प्रिंसिपल अमाउंट में, है ना, ये चीज होगी। लेकिन 30 जून आने से पहले 31 मार्च को मेरा साल खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, पहले मुझे इस साल 31 मार्च तक उस पर इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मेरे पास अमाउंट बचा कितना है, अभी पूरे साल जो अमाउंट बचा है वो मेरे पे बचा है 1,60,000 रुपए। तो 31 मार्च तक 1,60,000 पे मैं लगाऊंगी 6%, क्योंकि रेट दिया हुआ है हमें, इनटू 9 महीने, क्योंकि 9 महीने का फैक्टर है। तो मेरा अभी तक इस साल में 7,200 का इंटरेस्ट बना। उस इंटरेस्ट अब क्या करना है, कुछ नहीं, क्योंकि साल खत्म हो गया, बैलेंस सीडी निकाल दिया। अब उस बैलेंस सीडी को उठाकर मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो यहां पे जब ट्रांसफर हुआ ये अमाउंट एज इट इज आया। अब देखो, इन्होंने कहा 30 जून को पेमेंट करनी है, क्योंकि मुझे 30 जून को पेमेंट करनी है तो पहले 30 जून तक इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि 30 जून तक मेरा 1,60,000 ही यूज हुआ है ना। 1,60,000 तक, सॉरी 30 जून तक मेरा 1,60,000 बना हुआ है ना। तो 1,60,000 पे 9 महीने का तो लग चुका है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट और लगा लेती हूँ। तो 1,60,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12 कितना हो गया इंटरेस्ट, 2,400 रुपए। अब 30 जून को पहली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो गई। जैसे ही 30 जून को पहली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी तो कितनी होगी, प्रिंसिपल अमाउंट कितना वापस करना है, 1/4 40,000, प्लस अभी तक इस 1,60,000 पे कितना इंटरेस्ट लग चुका है, 7,200 प्लस 2,400। तो इस इंटरेस्ट की साथ साथ पेमेंट कर दो, क्योंकि इंटरेस्ट साथ साथ पे होता है। हमने पेमेंट कर दी, चलो ठीक है। अब आए आगे 31 मार्च, इसी में ही हमारे पास बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब जब मैंने 1,60,000 में से 40,000 की पेमेंट कर दी तो अब जो रिमेनिंग साल का हिस्सा बचा है उसमें मेरा अमाउंट कितना चल रहा है, 1,20,000। तो अब जो मुझे 9 महीने का फैक्टर लगाना है वो कितने पे लगेगा, 1,20,000 पे। ये मैंने सबसे बड़ा क्वेश्चन लिया है जब टाइम फैक्टर आपको बहुत ही अटपटा दे रखा है। ठीक है, तो अगर आपको बोल रहे कि बीच में ही डेथ हो गई, उसके अगले दिन से ही पेमेंट शुरू कर दी, समझ रहे हो, अगले ही दिन से पेमेंट शुरू हो गई है और अगले उसी सेम तारीख पे, तो आपको इंटरेस्ट तो 31 मार्च के हिसाब तक चलाना है, लेकिन पेमेंट उसकी 30 जून को करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे टुकड़ों में इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ पे 9 महीने का लगा दिया 5,400। अब वापस बैलेंस निकाल दो, चलो बैलेंस निकल गया, बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। अब फिर से हमने 1,20,000 पे 9 महीने का लगाया था, लेकिन अभी 3 महीने तो बाकी है ना 30 जून में आने से पहले तो फिर 1,20,000 पे 3 महीने का लगाया, कितना आया 1,800। अब कितनी पेमेंट करेंगे 30 जून को, एक तो 40,000 की फिर से, प्लस कितना इंटरेस्ट बचा था अभी 5,400 और 1,800 पे कर दिया। क्लियर है। अब जब मैंने 1,20,000 में से 40,000 की पेमेंट कर दी तो कितना अमाउंट बचा है मेरा प्रिंसिपल का, 80,000। अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 80,000 रुपए पे। 80,000 इंटू 9/12 इंटू 6/100 फिर आ गया। बैलेंस निकाल दो, अगले साल गया, अभी तीसरी इंस्टॉलमेंट हुई नहीं, अभी 2 इंस्टॉलमेंट पे करी है, फिर तीसरी पे आए, फिर उस पे 3 महीने का फैक्टर लगाया। अब कितनी पेमेंट होगी, 40,000 प्लस 3,600 प्लस 1,200 इंटरेस्ट पे किया, अमाउंट पे किया। अब अमाउंट कितना रह जाएगा 40,000। उस 40,000 पे फिर से 9 महीने का लगाओ, 1,800 हो गया। बैलेंस निकाल दो, ट्रांसफर कर दो। अब जब उस पे 9 महीने का लगाया था, बचा हुआ 3 महीने, क्योंकि अब से 3 महीने लास्ट बचे थे 600। अब तो लास्ट 40,000 की पेमेंट करनी है, तो पूरा अमाउंट आप पे कर दो। बैलेंस सीडी में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने जो 1,60,000 था वो 4 हिस्सों में बांट दिया, तो हम मुझे इंटरेस्ट घटा घटा के लगाना पड़ेगा हर बार। तो टाइम फैक्टर याद रहेगा। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। इस क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से स्लो करके देखना, टाइम पीरियड समझना। मैंने क्यों बोला 9 महीने, देखो समझना, टाइमलाइन समझा रही हूँ। जून 30 को पेमेंट करनी है, लेकिन जून 30 से पहले 31 मार्च आया है, तो पहले जो वो 1,60,000 था
वो पूरा 9 महीने भी यूज हुआ है और उसके बाद पेमेंट से 3 महीने भी यूज हुआ है, तो पहले पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन वो 31 मार्च के बाद नेक्स्ट एंट्री में लगेगा, क्योंकि साल हमारे 31 मार्च को एंड हो गया है, तो अब आगे नेक्स्ट ईयर में हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर हमारे पास आगे क्या करना है, अब जैसे इंस्टॉलमेंट हो गई, फिर सेम चलेगा। फिर 30 जून के आने से पहले अब अमाउंट कितना रह गया, 1,20,000, तो 9 महीने 3 महीने। फिर हमारा 80,000 रह जाएगा, फिर 9 महीने 3 महीने, फिर 40, तो 9 महीने 3 महीने, फाइनल अमाउंट पे कर दो। क्लियर है? आई होप आपको रिटायरमेंट और डेथ क्लियर हो जाएगा इन वीडियो से और इन टाइप ऑफ क्वेश्चन से। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपका नट शेल में थ्योरी के क्वेश्चंस और ला दूंगी। वैसे मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से बताना चाह रही हूँ कि वॉल्यूम 1 के मतलब फंडामेंटल रिटायरमेंट एडमिशन का मैंने मतलब परफेक्ट वीडियो बना रखा है। हर टाइप का 2 टाइप के क्वेश्चन कराए थे उसमें। रिटायरमेंट डेथ का मैं अभी ये अपलोड करने ही वाली हूँ। ठीक है, रिटायरमेंट डेथ आपका कंप्लीट हो गया, डिसोल्यूशन का आपका कंप्लीट हो जाएगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। फंडामेंटल्स आपका अपलोडेड है, नया वीडियो भी आ जाएगा। और बेसिकली इसका एक कंपाइलेशन आने वाला है, मतलब सारा वॉल्यूम 1 का एक कंपाइलेशन आने वाला है, तो आप उसके लिए प्लीज बने रहना और आप उसको जरूर देखना एक बार सारा रिवीजन करने के लिए। हाँ, थोड़ा सा वो लंबा होगा, लाइक 2 से 3 घंटे का होगा, लेकिन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सेकेंडली मैं बोल रही हूँ कि आपके लिए जो सबसे बेस्ट चीज आने वाली है कि वॉल्यूम 1 के तो टुकड़ों में पड़े हुए हैं, वॉल्यूम 1 के लिए आपके पास टुकड़ों में पड़े हुए हैं वीडियोस, लेकिन वॉल्यूम 2 को एक साथ हर टाइप का क्वेश्चन, शेयर्स का, इशू ऑफ डिबेंचर्स और उसमें कैसे कैश बुक बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, वो वॉल्यूम 2 मतलब शेयर्स का बैलेंस शीट, वो मैंने सारा एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है। तो टिल देन स्टे ट्यून, उसको अच्छे से देख लेना। उसके अगर उसको समझ लिया ना तो उनमें तो नंबर कहीं नहीं जाएंगे, 28 के 28 नंबर पक्के हैं। ठीक है, सो टिल देन स्टे ट्यून, हिट लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि बोर्ड आ रहे हैं तो उनको भी हेल्प कर दो यार, और हमारा भी चैनल को ग्रो कर लो यार। ठीक है, सो टिल देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप दिस वीडियोज विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन सीरीज। थैंक यू।